स्वागत है। आज हमारे हाथ एक बहुत ही अनोखा दस्तावेज लगा है जिसका शीर्षक है plumbum.pdf। प्लम्बम यानी सीसा या लेड। हाँ, और ये दस्तावेज इस धातु के मतलब लेड के इंसानी शरीर पर होने वाले असर के बारे में है। लेकिन ये कोई आज की सूखी क्लिनिकल मेडिकल रिपोर्ट नहीं है। इसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे आप किसी पुरानी डायरी के पन्ने पलट रहे हैं जिसमें किसी बीमारी के लक्षणों को बहुत ही गहराई और लगभग साहित्यिक अंदाज में लिखा गया है। बिल्कुल, और यही आज हमारी पड़ताल का मकसद है। हम ये समझना चाहते हैं कि ये दस्तावेज सीसे के जहर के असर को कैसे हमारे सामने रखता है। इसमें जो विवरण हैं वे इतने जीवंत और परेशान करने वाले हैं कि सिर्फ पढ़ने से ही महसूस होने लगते हैं। तो चलिए इस दस्तावेज की परतों को एक-एक कर खोलते हैं। हाँ, और ऐसा करते हुए हम ये भी देखेंगे कि ये हमें उस दौर की मेडिकल समझ के बारे में क्या बताता है। दस्तावेज ने लक्षणों को शरीर पर उनके असर के हिसाब से बांटा है, जो बाहर दिखते हैं, जो पाचन तंत्र को तबाह करते हैं और जो सीधे दिमाग और चेतना पर हमला करते हैं। तो एक-एक करके इन पर नजर डालते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले उन लक्षणों की बात करते हैं जो किसी भी मरीज को देखकर पहचाने जा सकते हैं। दस्तावेज की पहली ही लाइन में एक बहुत वजनी बात लिखी है, अत्यधिक और तेजी से शरीर का क्षीण होना। ये सिर्फ वजन घटना नहीं है, ये कुछ और है, जैसे शरीर अंदर ही अंदर घुल रहा हो। हाँ, और ये शारीरिक कमजोरी इतनी ज्यादा है कि दस्तावेज एक बहुत ही खास स्थिति का जिक्र करता है। कौन सी? कि मरीज किसी भीड़-भाड़ वाले कमरे में जाते ही बेहोश हो जाता है। फेंट्स ऑन गोइंग इनटू अ रूम फुल ऑफ कंपनी। अच्छा, मतलब व्यक्ति की सहनशक्ति लगभग खत्म हो चुकी है। सामाजिक माहौल भी उसके शरीर पर एक बोझ बन गया है। लेकिन जो बात मेरे जहन में अटक गई है वो है चेहरे का विवरण। लेखक एक या दो नहीं बल्कि 4 शब्दों का इस्तेमाल करता है। पीला, राग जैसा, पीलापन लिए हुए और लाश जैसा। लाश जैसा, ये शब्द ही अपने आप में कितना भयानक है ना? ये सिर्फ एक मेडिकल विवरण नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे लिखने वाला उस इंसान की आत्मा तक को खत्म होते हुए देख रहा था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये भाषा ही इस दस्तावेज को खास बनाती है। और ये सिर्फ चेहरे के रंग तक सीमित नहीं है। अच्छा। लेखक और भी अंदरूनी संकेतों की तरफ हमारा ध्यान खींचता है, जैसे मसूड़ों के किनारे पर एक साफ नीली रेखा का बन जाना। ओह हाँ। ये आज भी लेड पॉइजनिंग का एक क्लासिक संकेत माना जाता है। जरा सोचिए, उस जमाने के डॉक्टर बिना किसी आधुनिक मशीन के सिर्फ अपनी पैनी नजरों से बीमारी की इतनी गहरी पहचान कर रहे थे। ये तो कमाल की अवलोकन शक्ति है। और इसी में एक और अजीब बात लिखी है, चेहरे की त्वचा का चिकना और चमकदार हो जाना। हाँ, ये बहुत ही अजीब है। क्योंकि आमतौर पर बीमारी में तो त्वचा बेजान और रूखी हो जाती है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या दस्तावेज को इशारा देता है? ये वाकई में एक हैरान करने वाला विवरण है। दस्तावेज सीधे तौर पर कारण नहीं बताता, लेकिन ये इस बात का संकेत है कि सीसा शरीर की सामान्य प्रक्रियाओं को कैसे उलट-पुलट देता है। हो सकता है ये शरीर की ग्रंथियों के काम करने के तरीके को इस कदर बिगाड़ देता हो कि त्वचा पर एक ऐसी अप्राकृतिक बीमार चमक आ जाती है। ये स्वस्थ होने का नहीं बल्कि एक गहरे आंतरिक असंतुलन का संकेत है, एक तरह का धोखा। एक धोखा जो बाहर से दिखता है वो अंदर की तबाही को छुपा रहा है। और आपने अंदर की तबाही की बात की तो मुझे लगता है अब हमें शरीर के अंदर झांकना चाहिए, जहां असली कहर बरपा होता है। हाँ, पाचन तंत्र में, क्योंकि ये बाहरी लक्षण तो बस शुरुआत है। असली जंग तो शरीर के अंदर लड़ी जा रही है। दस्तावेज पेट में होने वाले दर्द को अत्यधिक बताता है, जो शरीर के हर हिस्से में फैलता है। कोई मामूली पेट दर्द नहीं है ये। बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी पीड़ा है जिसकी कोई सीमा नहीं। लेकिन जो विवरण इस दर्द को हमेशा के लिए यादगार बना देता है वो एक लाइन है जिसने मुझे सचमुच हिलाकर रख दिया। लिखा है, पेट में ऐसा महसूस होना जैसे पेट की दीवार को एक तार से रीढ़ की हड्डी की ओर खींचा जा रहा हो। इसकी कल्पना करने भर से ही रोंगटे बड़े हो जाते हैं। हाँ, ये सिर्फ दर्द की तीव्रता नहीं बताता, ये उस दर्द के चरित्र को बताता है। ये एक हिंसक अनुभूति है। ऐसा लगता है जैसे शरीर खुद ही अपना दुश्मन बन गया है और अपने आप को अंदर की तरफ समेटकर नष्ट कर देना चाहता है। इस एक वाक्य में उस मरीज की पूरी बेबसी और पीड़ा सिमट कर आ गई है। बिल्कुल। और ये खिंचाव वाली सनसनी सिर्फ पेट तक ही सीमित नहीं है ना? नहीं, दस्तावेज में एक और अजीब आदत का जिक्र है जो रात में होती है। लेखक बताता है कि मरीज रात में घंटों तक अपने शरीर को जोर जोर से हर दिशा में खींचता है। मतलब स्ट्रेचिंग जैसा कुछ?
नहीं, ये कोई आराम पाने वाली स्ट्रेचिंग नहीं है। ये एक अनियंत्रित और हिंसक क्रिया है, मानो शरीर उस अंदरूनी खिंचाव से लड़ने की या उससे भागने की कोशिश कर रहा हो। ये दिखाता है कि पीड़ा 24 घंटे हावी है। और पाचन तंत्र से जुड़ी एक और बात का जिक्र बहुत ही अजीब ढंग से किया गया है, कब्ज। हाँ, लेखक यहाँ भी एक बहुत ही साफ तस्वीर पेश करता है। वो मल को भेड़ की मेंगनी की तरह कठोर, गांठदार और काला बताता है। ये लिखने का तरीका इतना सीधा और बेबाक है। इसका मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि पढ़ने वाले के दिमाग में उस स्थिति की एक अमिट छाप छोड़ना है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, क्योंकि ये दिखाता है कि शरीर के सबसे बुनियादी काम भी ठप पड़ चुके हैं। पानी का अवशोषण, मल त्याग, सब कुछ। और ये समस्या सिर्फ कब्ज तक ही नहीं रहती। नहीं, दस्तावेज में इंटरसेप्शन यानी आंतों के एक हिस्से का दूसरे हिस्से में धंस जाना और हर्निया जैसी गंभीर स्थितियों का भी जिक्र है। ये पाचन तंत्र का पूरी तरह से ढह जाना है। तो शरीर बाहर से खोखला हो रहा है, पाचन तंत्र अंदर से टूट रहा है। लेकिन ये जो पेट में खिंचाव और ऐंठन की बात है, ये तो सीधे तौर पे नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ महसूस होता है। बिल्कुल। क्या दस्तावेज इस पर भी रोशनी डालता है कि इसका असर दिमाग और नसों पर कैसे होता है? यही तो जहर की सबसे खौफनाक बात है। इसका असर सिर्फ पेट और आंतों तक नहीं रुकता, ये शरीर के कमांड सेंटर यानी दिमाग और तंत्रिका तंत्र पर भी हमला करता है। कैसे? दस्तावेज के मुताबिक व्यक्ति की समझने की गति धीमी हो जाती है। चीजों को प्रोसेस करने में, जवाब देने में वक्त लगने लगता है। दुनिया धुंधली और धीमी लगने लगती है। और इसके साथ ही धीरे धीरे उदासीनता यानी एपैथी घर कर जाती है। मतलब किसी भी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं रहना। और फिर याददाश्त पर हमला होता है। दस्तावेज कहता है कि याददाश्त या तो कमजोर हो जाती है या पूरी तरह चली जाती है। और इसके लिए एक ऐसा उदाहरण दिया है जिसे हम सब समझ सकते हैं। वो शब्दों वाला। हाँ, सही शब्द खोजने में असमर्थ। हाँ, ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। हम सब कभी कभी बात करते हुए कोई शब्द भूल जाते हैं, लेकिन यहाँ ये एक स्थायी स्थिति है। आप कुछ कहना चाहते हैं, शब्द आपके दिमाग में है, लेकिन आप उसे पकड़ नहीं पाते। सोचिए, ये कितना निराशाजनक होगा। आपकी अपनी भाषा ही आपसे दूर हो जाती है। ये तो मानसिक स्तर पर हुआ। इसका कोई शारीरिक असर भी तंत्रिका तंत्र पर होता है? क्या? बहुत गहरा असर होता है। दस्तावेज में रीढ़ की हड्डी में स्क्लेरोसिस का जिक्र है, जिसका मतलब है कि नसों के ऊतक सख्त और बेकार हो रहे हैं। इसका सीधा नतीजा होता है मस्कुलर एट्रोफी यानी मांसपेशियों का सूखना और अंत में लकवा। तो ये जहर सिर्फ आपकी याददाश्त नहीं छीन रहा, ये आपके शरीर पर से आपका नियंत्रण भी छीन रहा है। और शायद इसीलिए दस्तावेज में एक और परेशान करने वाली बात लिखी है, डिलीरियम ऑल्टरनेटिंग विद कॉलिक। मतलब पेट के भयानक दर्द के साथ साथ मरीज प्रलाप भी करता है, बहकी बहकी बातें करता है। हाँ, ये दिखाता है कि जब शरीर असहनीय दर्द में होता है तो दिमाग का अपनी हकीकत पर से नियंत्रण छूट जाता है। और ये स्थिति और भी भयानक हो जाती है जब मिर्गी जैसे दौरे पड़ने लगते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे अजीब बात लेखक ने जोड़ी है वो ये है कि मरीज बिस्तर पर अजीबोगरीब मुद्राएं और स्थितियां बनाता है। ये सिर्फ छटपटाहट नहीं है। नहीं, ये ऐसा है मानो शरीर पर किसी बाहरी शक्ति का कब्जा हो गया हो जो उसे अपनी मर्जी से तोड़ मरोड़ रही है। व्यक्ति अपने ही शरीर में एक कैदी बन जाता है। ये तो पूरी तरह से एक इंसान के बिखर जाने की कहानी है। सिर्फ एक बीमारी नहीं, बल्कि व्यक्तित्व का, चेतना का, हर चीज का धीरे धीरे खत्म हो जाना। दस्तावेज में कुछ और बीमारियों का भी जिक्र है, जैसे ब्राइट्स डिजीज। इसका क्या संबंध है? ब्राइट्स डिजीज किडनी की एक पुरानी और गंभीर बीमारी का नाम है। दस्तावेज का इसे शामिल करना ये दिखाता है कि सीसे का जहर शरीर में किसी एक जगह नहीं रुकता। अच्छा। यह खून के जरिए हर अंग तक पहुंचता है और किडनी जैसे महत्वपूर्ण अंगों को भी तबाह कर देता है, जो शरीर से गंदगी साफ करने का काम करते हैं। जब वो ही फेल हो जाएं, तो जहर शरीर में और तेजी से जमा होने लगता है। और इसका असर सिर्फ उस एक व्यक्ति तक ही सीमित नहीं रहता। सही बात है। गर्भावस्था पर इसके प्रभाव का जिक्र भी बहुत दुखद है। दस्तावेज में लिखा है, गर्भाशय का विस्तार करने में असमर्थता, जिससे गर्भपात का खतरा बढ़ जाता है। यानी ये जहर आने वाली पीढ़ी तक को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। बिल्कुल। और दस्तावेज का अंत एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से से होता है, जिसका शीर्षक है संबंध। संबंध? हाँ, रिलेशंस। यह हिस्सा हमें उस समय के चिकित्सा विज्ञान की सोच में झांकने का मौका देता है। इसमें कुछ पदार्थों के नाम हैं जो इसके एंटीडोट यानी तोड़ के तौर पर बताए गए हैं, जैसे एलम, पेट्रा, जिंक,
क्या ये उस समय के इलाज का तरीका था? एक तरह से हाँ। ये आज के फार्माकोलॉजी जैसा नहीं था, जहां हम दवा के केमिकल एक्शन को समझते हैं। ये एक पुराना विज्ञान था जो इस सिद्धांत पर आधारित था कि कुछ पदार्थ दूसरे पदार्थों के असर को काटते हैं या संतुलित करते हैं। ये एक अनुभवों और अवलोकनों पर आधारित था। और इन्हीं अवलोकनों में लक्षणों के पैटर्न को भी बहुत ध्यान से दर्ज किया गया है। हाँ, जैसे ये बताया गया है कि दर्द रात में बढ़ जाता है और रगड़ने या जोर से दबाने पर आराम मिलता है। ये छोटी छोटी बातें मरीज के लिए कितनी मायने रखती होंगी। बहुत ज्यादा। ये दिखाता है कि उस समय के चिकित्सक सिर्फ बीमारी का नाम पता लगाने में दिलचस्पी नहीं रखते थे, वे बीमारी के व्यवहार को समझते थे। वो कब बढ़ती है, कब घटती है, किस चीज से आराम मिलता है। ये एक बहुत ही व्यक्तिगत और मरीज केंद्रित दृष्टिकोण था। तो इस दस्तावेज की हमारी पड़ताल से एक बात तो साफ है, प्लम्बम यानी सीसे का असर कितना भयानक, व्यापक और विनाशकारी बताया गया है। ये किसी एक अंग पर नहीं बल्कि पूरे इंसान पर हमला है, उसके शरीर पर, उसके पाचन तंत्र पर, उसके दिमाग पर और उसकी चेतना पर। ये एक धीमा और दर्दनाक विघटन है जहां शरीर और मन दोनों ही धीरे धीरे हार मान लेते हैं। इस दस्तावेज ने हमें सिर्फ लक्षणों की एक सूची नहीं दी, बल्कि हमें उस पीड़ा के अनुभव के बहुत करीब ले जाकर खड़ा कर दिया। और इसके लिए लेखक की भाषा का बहुत बड़ा हाथ है। वो तार से खिंचता हुआ पेट, मसूड़ों पर वो नीली रेखा, लाश जैसा चेहरा। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तस्वीरें हैं जो जहन में हमेशा के लिए बस जाती हैं। ये जानकारी देने से कहीं ज्यादा महसूस कराने की कोशिश है। बिल्कुल। और यही बात मुझे आज के संदर्भ में एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। आज की आधुनिक मेडिकल रिपोर्ट और जांचें बहुत सटीक होती हैं। वे हमें आंकड़े देती हैं, स्कैन की तस्वीरें देती हैं और वे बेहद जरूरी हैं। हाँ, उनके बिना तो आज की मेडिसिन की कल्पना भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। लेकिन इस पुराने दस्तावेज में एक मानवीय स्पर्श है, एक ऐसी चीज है जो शायद आज की रिपोर्ट्स में कहीं खो गई है। और मेरा सवाल भी वहीं से निकलता है, क्या बीमारियों को समझने और उनके बारे में संवाद करने की हमारी आधुनिक प्रक्रिया में हमने मरीज के उस निजी, भावनात्मक और शारीरिक अनुभव के सूक्ष्म वर्णन को कहीं पीछे छोड़ दिया है? क्या आज की मेडिकल भाषा उस पीड़ा को उस गहराई से व्यक्त कर पाती है जैसा इस दस्तावेज का एक वाक्य, पेट की दीवार का तार से रीढ़ की हड्डी तक खिंचना, कर पाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें सोचना चाहिए।